जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या का पहला क्लास हो गया था। ये क्लास सेकंड है और पहले क्लास में काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो भारत के संदर्भ में जनसंख्या को पढ़ लिया था। अब जो हमको पढ़ना है ये भारत के संदर्भ में ही जनसंख्या को आगे कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करते हैं कि जो पूरे विश्व में जो भारत की जो भूमि है, यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के कितना प्रतिशत है। तो भारत का पहली बात तो क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है। यानी एक नंबर में या तो वो पूरा डाटा पूछेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या तो फिर ऐसे पूछेगा 32.8, ऐसे करके पूछ सकता है लाख, लेकिन वर्ग किलोमीटर 32 ये वाला जरूर होगा। ये इतना लास्ट का शॉर्ट में यानी आपसे छोटा करके पूछता है, लेकिन है पूरा इतना हमारा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, लेकिन ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो पूरे विश्व का ये है 2.4%। पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है, उस पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का ये इतना क्षेत्रफल मात्र 2.4% है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ठीक, लेकिन 2021 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है 142 करोड़। ठीक, 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या भारत की है, 2021 के अनुसार 142 करोड़ के लगभग। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि जो भारत की ये 2.4% क्षेत्रफल है, इसमें 2011 के अनुसार कितना प्रतिशत पूरे विश्व में जनसंख्या निवास करती है। तो 2011 के अनुसार भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है 2.4% क्षेत्रफल पर। वही अगर बात करें 2021 के, तो 2021 में 17.7% जनसंख्या निवास करती है 2.4% क्षेत्रफल के भारत में। ठीक, जो पूरी दुनिया की जितनी जनसंख्या है, उस पूरी दुनिया की जनसंख्या में 17.7% जनसंख्या 2.4% क्षेत्रफल पर निवास करती है। ठीक, अभी जनसंख्या के मामले में देखें तो भारत दुनिया का अभी वर्तमान समय में एक करंट डेटा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बना भारत। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, चाइना को पीछे छोड़ के, क्योंकि इसके पहले चाइना सबसे नंबर 1 पर था, अब नंबर 1 पे भारत हो गया है। ठीक, उसके बाद में देखते हैं जनघनत्व। जनघनत्व क्या है? जनघनत्व का मतलब है यहाँ पर जनघनत्व यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या, यानी प्रत्येक वर्ग जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर निकालते हैं, यानी एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या। अभी एक वर्ग किलोमीटर क्या है? जैसे मान लो ये कोई एक पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट से 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, यानी इसके चारों ओर के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। ठीक, यही भारत में अलग अलग प्रदेश की अलग अलग जनघनत्व है। अगर भारत की ऑल ओवर देखें तो उसका भी जनघनत्व अलग है। ठीक, तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। अच्छा, जनघनत्व का मतलब होता है किसी भी जो क्षेत्र में, जैसे मान लो इस पूरे क्षेत्र में कैसे इसको निकालेंगे, तो इस क्षेत्र में मान लो 100 लोग रहते हैं। ठीक, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। और ये पूरा एरिया कितना है? ये 10 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर इधर है, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, इधर। अब ये मतलब है कि इधर नहीं, ये चारों ओर का क्षेत्रफल है। ये चारों ओर 10 किलोमीटर होंगे एक केंद्र बिंदु से। ठीक, तो ये 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं।
तो कहेंगे कि यहाँ पर 100 ऊपर लिखेंगे, 10 को नीचे लिख के यहाँ पर भाग कर देंगे, तो जो भागफल हमारा आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। 10 टाइम 100 यानी यहाँ पर आएगा 10। तो यानी 1 किलोमीटर में 10 लोग निवास करते हैं, अर्थात 10 किलोमीटर में 100 लोग निवास करते हैं। तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर, अगर ये 1 वर्ग किलोमीटर में अगर ये 10 किलोमीटर है तो 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लोग निवास करते हैं। ठीक, तो जनघनत्व तो इसी प्रकार से निकाला जाता है। अगर भारत में देखें तो भारत की जनघनत्व तो क्या है, तो भारत की जनघनत्व है 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 382 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। ठीक, यानी जितना भारत का कुल अगर क्षेत्रफल देखें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इस पूरे के पूरे किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो लगभग 142, यानी 2011 का है तो लगभग 121 करोड़। 121 करोड़ को यहाँ जीरो बढ़ा के 121 करोड़ करके इससे भाग देंगे तो लगभग आएगा 382 इसका आंसर आएगा। तो 382 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ये पूरे भारत की बात की जा रही है। तो भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जहाँ पर 1 किलोमीटर में 382 का बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर में वहाँ पर 50 लोग से भी कम लोग रहते हैं, लेकिन एवरेज हमारा क्योंकि ये औसत है इसलिए 382 आया है। क्योंकि अगर दिल्ली में देखें या फिर बिहार में देखें तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अगर वही बात करें अरुणाचल प्रदेश की यानी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में तो वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, यानी सबका एवरेज है 382। ठीक, तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये सब अभी इस क्लास में फैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि ये फैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट सारा जानते रहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखने वाला जो है अभी आगे की क्लास में बताएंगे, क्योंकि इस क्लास में ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग फैक्ट पे, क्योंकि इस चैप्टर से फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फैक्ट जो है यहाँ पर छूटने ना पाए इसलिए पूरा का पूरा यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, ये यहाँ पर जो क्षेत्रफल और जनसंख्या इसलिए यहाँ पर दोनों लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या वाला लगा देते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल वाला लगा देते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकता है, क्योंकि वो ऐसे पूछ सकता है कि जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में, सारे लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अगर घुमाएगा क्वेश्चन तो ये इस प्रकार से कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, बात वही है, जनसंख्या के हिसाब से पूछा है, तो वो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है सबसे ज़्यादा। ठीक, अब अगर यहाँ बात करें कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा। ठीक, और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है सिक्किम। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या है भारत में सिक्किम। अच्छा, गोवा जो है, अगर गोवा देखें तो कुछ यहाँ पर है छोटा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या कम नहीं है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है गोवा की, क्योंकि गोवा एक विकसित शहर है, वहां पर जनसंख्या है। ठीक, बस वो क्षेत्रफल में छोटा है, इसका जगह छोटा है, इसकी जमीन छोटी है, क्षेत्रफल छोटा है। लेकिन अगर बात करें सिक्किम की तो सिक्किम बड़ा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या उस हिसाब से नहीं है। ठीक, तो
तो सिक्किम की जनसंख्या, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि अब ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से। अब जनसंख्या की दृष्टि में यहाँ पर ये देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है और किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वाला तो सभी को पता होगा, सबसे ज्यादा यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो है दिल्ली। ठीक, दिल्ली तो सब लोग जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, दिल्ली सबसे ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी को ये ना समझ में आए कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी वह क्षेत्र होता है जहां पर केंद्र सरकार का, यानी जो उस क्षेत्र में केंद्र सरकार उस पे पूरा का पूरा केंद्र सरकार का उस पे एक तरीके से कह सकते हैं शासन होता है। ठीक, उसमें राज्य सरकार नहीं होती है, दिल्ली और पांडुचेरी को अगर छोड़ दे तो वहाँ विधानसभा है, लेकिन जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ जो राष्ट्रपति द्वारा वहाँ पर जो राष्ट्रपति द्वारा वहां पर नियुक्त किया जाता है वहां की जो प्रशासक के लिए, यानी राष्ट्रपति अपना वहां पर प्रशासक नियुक्त करता है, वहां पर जो शासन चलता है यानी वहां का जो देख रेख होता है वो राष्ट्रपति के अंडर चलता है। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री केवल दिल्ली और पांडुचेरी में। ठीक, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे कम। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसका है, लक्षद्वीप का है। अगर पूरे भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक, ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है और उस कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर कर लो, क्योंकि हम एक साथ सब पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर पूरा सब कुछ बता रहे हैं। क्षेत्रफल भी बता रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल और जनसंख्या में कंफ्यूजन होता है, वो भी यहाँ बता रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश तो प्रदेश में यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो प्रदेश भी, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा मत कहना कि सबसे ज्यादा दिल्ली में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तो किसको माने, ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये प्रदेश है। ठीक, ये राज्य है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे ज्यादा है। अगर पूरे भारत की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। ठीक, अगर सबसे कम बात करें पूरे भारत में तो सबसे कम है सिक्किम में। अगर केवल केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे कम है लक्षद्वीप में। ठीक, उसके बाद में अगला है जनघनत्व। ठीक, ये थी जनसंख्या। अब जो देखेंगे वो जनघनत्व कि सबसे ज्यादा जनघनत्व और सबसे कम जनघनत्व। यहाँ पर देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व किस राज्य में है। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व किस राज्य का है, वो है बिहार का। ठीक, किसका है, बिहार का।
बिहार में जनघनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक, पूरे भारत में यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं बिहार में। ये बिहार का जनघनत्व का मतलब होता है, जन का मतलब होता है लोग और घनत्व का मतलब होता है बसाव। यानी घनत्व बोलते हैं कि घनत्व इसका कम है, यानी सिकुड़े हुए हैं, यानी इनका बसाव ज्यादा है। तो लोगों का बसाव कहाँ पर सबसे ज्यादा है, वो बिहार में है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका एरिया भी तो बड़ा है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो क्षेत्र भी बड़ा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में जनघनत्व ज्यादा है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, सब अपने आप से सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज्यादा जनघनत्व भी यही होगा, ऐसा नहीं है। जनघनत्व यानी लोगों का घनत्व है। ठीक, तो बिहार में जमीन छोटी है, लोग ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा हैं, जमीन भी बड़ी है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, तो बिहार में जनघनत्व कितना है, वो है 1011। ये 1006 है, सॉरी 6 है, 1006 लोग रहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग, अभी भारत का देखे थे टोटल, भारत में कितने, भारत का जो घनत्व कितना था, वो था 382 वर्ग किलोमीटर। यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते थे, 382 लोग। लेकिन अगर यहाँ बिहार की बात की जाए तो बिहार में यहाँ पर 1106 लोग, एक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग। यानी अगर यहाँ से 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, इधर और इधर, चारों ओर के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 1006 लोग निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से तो यहाँ पर जनघनत्व ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ का जनघनत्व कितना है, 1006। उसके बाद में अब देखते हैं कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ है। भारत में सबसे कम, तो सबसे कम जनघनत्व है किसका है, तो सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। इसका अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, अगर यहाँ आ ही गए हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम क्यों पड़ा अरुणाचल? अच्छा, इसका नाम कभी सोचा है कि इसका नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों पड़ा? क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका यही कारण है कि इसका नाम पड़ गया अरुणाचल। अरुण का मतलब होता है सूर्य और चल यानी आने वाला। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होने वाला राज्य। तो भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी हमें लगता है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, अगर इस क्षेत्र में देखें तो इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे करके ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर ऐसे ये अरुणाचल प्रदेश है और ये लास्ट का, यानी ये भारत का सबसे क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। याद करो पहले क्लास में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बिंदु यहाँ पर। इसके बाद में फिर भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। उसके बाद में भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर, याद होगा सर क्रीक, गौरमोता। सर क्रीक जो एक विवाद का विषय भी है, इसको भी बताए थे। और एक गौरमोता यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है। उसके बाद में फिर भारत और पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान आ जाता है और इधर भारत, यानी गौरमोता के बाद में फिर पाकिस्तान आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य, यानी यहाँ गुजरात राजस्थान के बीच, यहाँ से जो क्वेश्चन यही है, ध्यान से सुनो, यहाँ से यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर और यहाँ राजस्थान गुजरात जो भी है, क्योंकि यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में राजस्थान देता है, कभी कभी गुजरात देता है, तो हम दोनों बता रहे हैं क्योंकि ये दोनों पश्चिमी साइड पे है। अब चाहे रेखा ऐसे खींचे चाहे ऐसे खींचे, ठीक, कहने का मतलब है ये सबसे पश्चिमी यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक, ये पूरब है ये पश्चिम है, तो यानी यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के मध्य में टाइम का कितना डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में लगभग 2 घंटे का
2 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है यहाँ से लेकर यहाँ के मध्य में, क्योंकि सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसके जब यहाँ सूर्य निकलेगा उसके 2 घंटे बाद यहाँ निकलेगा, 2 घंटे का अंतर भारत में ही होता है। ठीक, जो हम लोग टाइम देखते हैं वो केवल एक टाइम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम, इनका टाइम 2 घंटे लेट से होता है, यानी अगर यहाँ सूर्य उदय 5 बजे होता है तो यहाँ 7 बजे होगा, लेकिन सबके घड़ी में सेम टाइम बजेगा। ठीक, अगर यहाँ पर सूर्य उदय पहले होता है तो पहले अस्त भी होता है, और यहाँ पर देर में अस्त होगा क्योंकि देर से निकला है, वो तो बात सेम है, बस केवल यहाँ सबसे पहले निकला है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है भारत में। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है, यानी यहाँ पर अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में, अरुणाचल प्रदेश के 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं। ठीक, जहाँ एक और भारत में 382, वहीं बिहार में एक और, यहाँ पर 1106, वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो मात्र 17, तो इन सबका एवरेज ये आगे निकला था 382। ठीक, तो भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, मात्र 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक, अब यही चीज हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कम, ये है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश, तो इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश और सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो जिसमें सबसे ज्यादा होगा दिल्ली में। सारे लोग जानते हैं दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वहाँ पर जनघनत्व बहुत ज्यादा है। तो दिल्ली में है 11,297। ये सारा आंकड़ा 2011 के अनुसार ही है, 2021 का नहीं है। 2021 में केवल वहाँ पर भारत की टोटल जनसंख्या बताई और विश्व में कुल हिस्सेदारी, बाकी जितना भी है अभी 2011 का है, क्योंकि एग्जाम में 100% है 2011 वाला ही आएगा, 2021 वाला नहीं आएगा। बस केवल जनसंख्या पूछ सकता है, उसको हम बता देंगे जितना पूछ सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें 2011 वाला ही आएगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक, दिल्ली में कितना है 11,297, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में दिल्ली में 11,297 लोग रहते हैं। दिल्ली की आबादी कितनी घनी है ये सारे लोग जानते भी होंगे। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनघनत्व है 11,297। अच्छा, बिहार में 1,006, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में 11,000, यानी बहुत ज्यादा, बिहार से भी बहुत ज्यादा। अगर यही सबसे कम बात की जाए कि सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो सबसे कम जनघनत्व है अंडमान का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ये थे हमारे इतने फैक्ट जो यहाँ पर फैक्ट आ सकते हैं। इस चैप्टर में इतना फैक्ट था जो एग्जाम में आ सकते हैं, और फैक्ट अब जो आगे आएगा उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन ये 1 नंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे 1 नंबर में आ सकते हैं। अगर इसमें से कोई समस्या हो या कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करेंगे तो पूर्ण रूप से उसका समाधान किया जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा है जनसंख्या के वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या के वितरण एवं
प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या के वितरण एवं जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आता है राइटिंग तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो क्या कारण है कि जनसंख्या के वितरण की, यानी जनसंख्या जो हमारी जो वितरण है यानी जिसका फैलाव है तो उसका क्या कारण है, और घनत्व का क्या कारण है कि एक ओर जहां 11,297 लोग रहते हैं वहीं दूसरे ओर 17 लोग रहते हैं मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में। तो इसका क्या कारण है कि वहां पर केवल 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। और वही नहीं बल्कि अगर सिक्किम में देखें तो वहां भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है भारत में। तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, क्या कारण है कि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, क्या कारण है कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व बहुत कम है जबकि बिहार का भारत में सबसे ज्यादा है, और क्या कारण है कि दिल्ली की जनघनत्व बहुत ज्यादा है 11,297 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। यानी जनसंख्या के वितरण को यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जनसंख्या के वितरण यानी उसका जो कहीं पर केंद्रीकरण हुआ यानी कहीं पर बहुत ज्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है, तो उसका मुख्य कारण क्या है। जिसमें पहला कारण आता है स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु। पहला पॉइंट आता है स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु। ये वर्ड जो हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे उसको नोट कर लेना। स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु, अच्छा जिस क्षेत्र की जलवायु अच्छा होगा जनसंख्या वहां पर जाने का प्रयास करेगी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जिस क्षेत्र का यानी जिस प्रदेश की जलवायु अच्छी होगी जनसंख्या वहां जाएगी ही जाएगी। क्यों जो है लोग धीरे धीरे कोई जो है पर्वतीय क्षेत्र में है या फिर मान लो कोई बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश में निवास कर रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा एकदम भयानक ठंडे प्रदेश में है जहाँ साल भर जो है इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि बर्फ जमा रहता है, तो वहाँ से लोग जनसंख्या धीरे धीरे क्या करेगी कि वहाँ पर जाएगी जहाँ पर साल में चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। चलिए देखते हैं तो जनसंख्या में स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु, अगर किसी क्षेत्र की जो जलवायु अगर कोई ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर जनसंख्या, या फिर कोई ऐसा प्रदेश जहाँ पर वहाँ जो बहुत ज़्यादा जलवायु अनुकूल नहीं है तो वहाँ से धीरे धीरे जनसंख्या क्या करेगी, धीरे धीरे वो प्रवास कर जाएगी। यानी जिस क्षेत्र में उसको ज़्यादा बढ़िया जलवायु मिलेगा जनसंख्या धीरे धीरे उधर जाने का प्रयास करेगी। तो पहला कारण है जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु। जिसमें दूसरा अगला पॉइंट है आजीविका के साधनों की उपलब्धता। आजीविका के साधनों की उपलब्धता, यानी जनसंख्या वहां जाने का प्रयास ज्यादा करेगी जहां उसको रोजगार के अवसर मिल सके। यानी अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध हैं तो जनसंख्या धीरे धीरे उस क्षेत्र की ओर ज्यादा जाने का प्रयास करेगी। अभी दिल्ली की जनसंख्या ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पर रोजगार के साधन ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है जिस क्षेत्र में आजीविका के साधन की व्यवस्था ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या की धीरे धीरे झुकाव उधर हो जाएगा और धीरे धीरे उस क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में तीसरा है परिवहन के साधनों की उपलब्धता। परिवहन के साधनों की उपलब्धता।
अच्छा, जिस क्षेत्र में परिवहन ज्यादा होंगे जनसंख्या उधर ज्यादा जाने का प्रयास करेगी। सारे इसमें काफी सारे लोग जानते भी होंगे कि अगर कोई यहाँ पर अगर कोई रोड है तो इस रोड के किनारे जनसंख्या का बसाव ज्यादा होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रोड है वहाँ पर आजीविका के साधन भी हैं और वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु भी है और जो है बढ़िया रोड भी है, तो जनसंख्या यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनसंख्या का बसाव धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इस क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव ज्यादा होगा परिवहन के साधनों की उपलब्धता के आधार पर। उसके बाद में अगला है सुरक्षा। अच्छा, सुरक्षा यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस क्षेत्र में जनसंख्या जहाँ पर जनसंख्या जाना चाहती है वहाँ उस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा होना चाहिए। यानी विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर शांति और सुरक्षा नहीं है, तो वहाँ से जनसंख्या धीरे धीरे प्रवास करती है, चाहे उनका आंतरिक कारण हो या बाह्य कारण हो सकता है उनके यहाँ अगर वहाँ पर सुरक्षा नहीं है, एक आंतरिक युद्ध चल रहा है, तो भी वहाँ से जनसंख्या धीरे धीरे प्रवास करने का प्रयास करेगी और धीरे धीरे वहाँ से जनसंख्या प्रवास कर जाएगी। यानी ये सुरक्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या जहाँ पर ज्यादा होगी वहाँ पर सुरक्षा यानी सुरक्षा को देखते हुए जनसंख्या वहाँ पर या तो प्रवास कर जाएगी या तो बच जाएगी। जब सुरक्षित होगा तो जनसंख्या वहाँ पर रुक जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिले। ठीक, उसके बाद में अगला है प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता। प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता। प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता यानी प्राकृतिक जिस स्थान पर प्राकृतिक साधन की उपलब्धता ज्यादा होती है वहां पर जनसंख्या धीरे धीरे जाने का यानी वहां पर भी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी उस क्षेत्र में जनसंख्या का केंद्रीकरण होने लगता है। मान लो अगर कोई क्षेत्र है, अगर ये कोई क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में अगर यहाँ पर लोहे का बहुत बड़ा भंडार मिल गया तो इस क्षेत्र में जनसंख्या यहाँ पर धीरे धीरे आने का यानी यहाँ पर एक केंद्रीकृत हो जाएगा, इस पूरे के पूरे क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक, या फिर ये जो है प्राकृतिक साधनों के रूप में जो कोई भी जो वहाँ पर उसकी विशेषताएं होगी उस विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या ज़्यादा होने का प्रयास करेगी। ठीक, उसके बाद में अगला है जल संसाधनों की उपलब्धता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल संसाधनों की उपलब्धता, जल संसाधनों की जल संसाधनों की उपलब्धता यानी जिस क्षेत्र में जल की व्यवस्था होगी उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। अगर यही देखें आज तो हमारे पास जो नलकूप है यानी जो हम पानी को जमीन के अंदर से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यही बात करें कि बहुत यानी आज से 1000 साल पहले तो वहाँ पर या 2000 साल पहले देखें तो जिस क्षेत्र में जब नलकूप की व्यवस्था नहीं थी तो जनसंख्या ज़्यादातर नदी के किनारे बसने का प्रयास करती थी, यानी जहाँ पर जल की उचित व्यवस्था होती थी। अगर यही देखें तो विश्व की बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताओं जो सभ्यता थी वो विकसित हुई नदियों के किनारे, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, ये विश्व की बड़ी सभ्यताओं में से एक है जो नदी के किनारे यानी सिंधु की नदी यानी हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये भी एक नदियों के किनारे ही इसका विकास हुआ। ठीक, उसका मुख्य कारण था जल यानी पीने के लिए जल। तो जल की जो जरूरतें थी वो नदियों के द्वारा या फिर नदियों के द्वारा ही पूर्ति की जाती थी आज के समय में, लेकिन पुराने समय में नदियों द्वारा ही जल की पूर्ति किया जाता था। ठीक, तो जल संसाधनों की उपलब्धता हो गया। उसके बाद में अगला है भौगोलिक अवस्था। भौगोलिक अवस्था, अच्छा भौगोलिक अवस्था का मतलब होता है कि यहाँ पर जनसंख्या इस जो भौगोलिक अवस्था है इसकी जो बनावट है और इसकी जो जलवायु है, इसकी उच्चावच है, वो जनसंख्या के निवास के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है इस भौगोलिक अवस्था में। ठीक, यहाँ पर भूमि बिल्कुल समतल होगा, यानी इस भौगोलिक अवस्था में अगर भौगोलिक अवस्था में भूमि समतल है, ठीक भूमि समतल है, उच्चावच जो है जो एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक मैदानी क्षेत्र है, तो
तो इसे जो है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसे जनसंख्या का पालना भी कहा जाता है, यानी मैदानी क्षेत्र को, इस भौगोलिक अवस्था यानी मैदानी क्षेत्र को, इसको जनसंख्या का पालना, जनसंख्या का पालना, ठीक। तो जनसंख्या का पालना इसको कहा जाता है क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर भूमि की उच्चावच और वो समस्त जो जनसंख्या के लिए ये सारी जितने भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु, आजीविका के साधनों की उपलब्धता, परिवहन के साधनों की उपलब्धता, सुरक्षा में यहाँ पर जो मानव की सुरक्षा यानी मानवीय सुरक्षा और प्राकृतिक सुरक्षा के अंतर्गत जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारे रखेंगे। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो मानवीय सुरक्षा तो है लेकिन प्राकृतिक सुरक्षा नहीं है, तो इस क्षेत्र में मानवीय और प्राकृतिक सुरक्षा को सम्मिलित करेंगे। प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता, जल संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या किसी क्षेत्र में केंद्रीकृत ज्यादा होती है और जहाँ पर इन चीजों का अभाव होता है वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। जैसे अगर भारत में देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा होने का कारण स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु, आजीविका के साधनों की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, परिवहन के साधनों की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, सुरक्षा उत्तर प्रदेश में यानी यहाँ पर प्राकृतिक सुरक्षा और मानवीय दोनों प्रकार की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में है, प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता ये भी है उत्तर प्रदेश में, जल संसाधनों की उपलब्धता ये भी है, भौगोलिक अवस्था ये मैदानी क्षेत्र है यानी एक जलोढ़ मिट्टी है, ठीक। और यहाँ का उच्चावच इसलिए इसको जनसंख्या का पालना बोलते हैं, तो ठीक। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा होने का यही कारण है, अगर इनका अभाव होगा तो जनसंख्या उस क्षेत्र का कम होगा, ठीक। उसके बाद में फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब इसके आगे जो है वो लिखने वाले में इम्पोर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 5-6 पॉइंट याद रखना कि भारत में या किसी भी क्षेत्र में अगर आता है कि किसी भी क्षेत्र में ऐसे नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर भारत जरूर लिखा होगा कि भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। वो क्वेश्चन अगर बनते हैं तो यही कारण उसको लिख देना, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट जितने भी हैं और इसके बारे में लिख देना, ठीक। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको पढ़ते रहिए। जय हिंद।